हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है प्लस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज लर्न है प्लस ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर ये लर्न है तो आप डायरेक्ट भी एक्सरसाइज 2.1 को कर सकते हैं। बट अगर आप ये सब चीज़ें समझने के बाद एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं तो आप क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा अच्छी तरह डील कर पाएंगे। तो एक एक कर कर हम इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें तो आप ये क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो इसको हमें डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड चीज़ आते हैं तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें फंक्शंस क्या होते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फिर इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, फिर इस पे आते हैं डोमेन एंड रेंज पे। तो सबसे पहले फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच। तो एक नॉन एम्प्टी सेट ए ले लिया आपने, एक नॉन एम्प्टी सेट बी ले लिया, तो इनके बीच जो रिलेशन है ये फंक्शन है। कब ये फंक्शन है? जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ रिलेशन विद सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट में। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट ए में जो खाली छूट जाए, जिसका कोई रिलेशन ना हो। तो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ओनली वन रिलेशन विद एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए सेट बी में। जैसे यहाँ पे वन रिलेटेड है फोर से, तो सिर्फ एक रिलेशन है। अगर यही मान लीजिए आप फाइव से भी रिलेटेड हो जाए तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए सेट ए का। तो डाउट कभी कभी ये आता है, क्या सेट बी के हर एक एलिमेंट भी का भी सेम वैसे ही होना चाहिए जैसे सेट ए का है? तो पहली कंडीशन ये थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो होना चाहिए उनका रिलेशन होना चाहिए सेट बी से। बट बी का सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट ए से रिलेशन हो कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ सेट ए का देखना है, सेट बी का चेक नहीं करना। देखिए यहाँ 7 एंड 8 जो है ये इनका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ये फंक्शन है। इसी तरह से सेकंड पे आते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ओनली वन रिलेशन विद द सेट बी। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए सेट बी से। बट सेट बी का एक या दो या तीन कितने भी रिलेशन रिलेशन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेट ए को देखना है, ना कि सेट बी को देखना है। तो अगर सेट ए के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो रिलेशन आपका फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट बी से। देन सेकंड कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, दो रिलेशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो रिलेशन दे रखा है, गिवन रिलेशन जो दे रखा है, वो फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड चीज ये आती है कि फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होती है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट सेट, दैट इज सेट ए। जो भी आपका फर्स्ट सेट हो वो आपका डोमेन हो जाएगा उस फंक्शन का। ये सारी वैल्यूज जो हो जाएंगी वो डोमेन हो जाएंगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। देन आते हैं रेंज ऑफ फंक्शन पे। तो रेंज क्या होती है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैव अ रिलेशन विद सेट ए। तो वह सारे एलिमेंट जिनका कुछ ना कुछ रिलेशन है सेट ए से, तो वो सारे एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगी इस फंक्शन की। यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? 4 5 6, क्योंकि इन्हीं का रिलेशन है सेट ए से, बाकी 7 8 का नहीं है, तो 7 8 नहीं आएंगे उसमें। तो 4 5 6 जो हो जाएगा वो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी। तो हमें क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होती हैं क्या वो फंक्शन होती हैं? तो चलिए उसको चेक करते हैं हम लोग, क्या वो फंक्शन होती हैं या नहीं होती हैं। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं एंड कैसे फंक्शंस होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। और पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं
जो कुछ इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को वापस से रिपीट करें। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या करता है, साइन थीटा के लिए हम थीटा की जगह एंगल पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे चेक किया, तो जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से बढ़ते 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 आप 90 डिग्री पे पहुंच गए। 90 से फिर 180 डिग्री पे आ गए। 180 से फिर 270 डिग्री पे, 270 से फिर 360 पे, फिर 360 प्लस, इस तरीके से आप चलते रहते हैं। तो आप एंगल्स पॉजिटिव वे में बढ़ाते रहते हैं। और एंगल आप चाहें तो क्लॉकवाइज चल के नेगेटिव में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ से आप नीचे की तरफ चलेंगे तो -1 -2 चलते हुए -90 डिग्री, -1 180 डिग्री, फिर देन -270 डिग्री, फिर -360 डिग्री, और इसी तरह से नेगेटिव एंगल भी आप क्लॉकवाइज चल के बढ़ाते जा सकते हैं। तो चाहे नेगेटिव एंगल हो चाहे पॉजिटिव एंगल हो, जो साइन की वैल्यू रहती है वो इन बिटवीन 1 एंड -1 रहती है। +1 और -1 के बीच में ही वैल्यू आती है। किसी भी थीटा पर आप साइन थीटा की वैल्यू चेक कर सकते हैं, वो +1 और -1, मैक्सिमम जाएगी +1 एंड मिनिमम जाएगी -1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू वेरी करती है। अब देखिए पीरियोडिक क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ पीरियड ऑफ कुछ इंटरवल के बाद ही अपनी वैल्यूज़ को वापस से रिपीट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इधर से इंक्रीज कर रही है, फिर ये चलती 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 इधर 2 पाई के बाद ये वापस से रिपीट होने लगती है। जो वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर रही थी वही वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होने लगती है। तो ये कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या कुछ इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज़ को जो थे वो रिपीट करने लगते हैं, इसीलिए इनको पीरियोडिक फंक्शंस भी कहा जाता है। तो हम ये चेक करते हैं, क्या ये हमने पढ़ तो रखा है कि फंक्शंस होते हैं, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा था कि फंक्शंस को कैसे चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ली हैं, 0 से पॉजिटिव में भी गए हैं, हम नेगेटिव में भी गए हैं, और फिर इसी तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं 0 से +1 एंड -1। तो यहाँ पे एंगल्स हैं और यहाँ पे ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो देखिए एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, इन्फिनाइट एंगल्स होते हैं। आप चाहे नेगेटिव में जाइए चाहे पॉजिटिव में जाइए, तो आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये वैल्यूज़ जो हैं फिक्स हैं +1 से -1 के बीच की। तो +1 और -1 के बीच में भी हालांकि इन्फिनाइट नंबर्स हैं। तो अगर पहली कंडीशन हम चेक करें, पहली कंडीशन ये थी कि हमारे सारे सेट ए जो फर्स्ट सेट होगा हमारा, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो रिलेटेड होंगे सेट बी से। तो ये तो क्लियर है कि सेट ए का कोई भी आप एंगल ले लीजिए, कोई भी, उसकी वैल्यू जो आएगी +1 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। तो सारे के सारे एंगल्स के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी वो तो आपकी सेटिस्फाई हो गई फंक्शन चेक करने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट का, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सिर्फ सिंगल रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो ये चीज़ चेक करते हैं। तो एक एक बात बताइए कि अगर हम साइन π/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू देखें, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या साइन 90 की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और भी हो सकती है? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होती है कि एक एलिमेंट जो है उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है सेट बी के। सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन अभी हमने डिस्कस किया था, डोमेन क्या होता है, जो भी आपका सेट ए के सारे एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पे तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इन्फिनाइट एंगल्स हैं, तो आप डोमेन में क्या ले सकते हैं, रियल नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर एंगल की बात करें तो 1 2 1/2 3/2 कैसे भी हों, तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो ये इन्फिनाइट है इसलिए हमने यहाँ पे रियल नंबर लिया, जो डोमेन है वो रियल नंबर है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कहाँ लाई करती है, +1 से -1 के बीच में।
तो वही हमने रेंज ली है -1 से +1 के बीच में रेंज हो जाएगी। तो यहाँ में डोमेन एंड रेंज भी क्लियर हो गई किसकी, साइन एक्स की। इसी तरह से आप कॉस एक्स की भी, टेन एक्स की भी, कोसेक एक्स की भी, सेक और कॉट की भी निकाल सकते हैं डोमेन एंड रेंज। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा फंक्शन क्लियर हो गया। सेकेंड चीज़ ये क्लियर हो गया कि टिग्नोमेट्री जो होती है वो भी फंक्शंस होते हैं। एंड थर्ड चीज़ पे आते हैं हम लोग कि इन्वर्स टिग्नोमेट्री, इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन क्या है? अ फंक्शन कैन बी इन्वर्स और इन्वर्टिबल फंक्शन इफ इट इज़ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो एक फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो वन वन है एंड ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन वन फंक्शन क्या है एंड ऑन टू फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। तो एक सेट है हमारे पास जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 हैं, एंड एक सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट A B C हैं। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन मतलब कि अगर आपका सेट ए का कोई एलिमेंट रिलेशन है उसका सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ, तो अब सेट बी का वो एलिमेंट किसी दूसरे सेट ए के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, सिर्फ एक के साथ। सेट बी का कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक ही रिलेशन रख सकता है सेट ए के एलिमेंट से। अगर मान लीजिए अब टू है, टू का रिलेशन है ए से, तो ए अब किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर थ्री है सी के साथ, तो थ्री अब किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो सकता है। तो ये वन वन टाइप फंक्शन होता है। एंड अब बात करते हैं ऑन टू टाइप, ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सेम इसी तरह से हम ले लेते हैं ए एंड बी, दो सेट हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास 1 2 3 है एंड इस पे हमारे पास A B C है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें आप कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट जो हो वो बिना रिलेशन के नहीं होना चाहिए। मतलब सारे के सारे सेट बी के एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट के साथ। कोई भी यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन ही ना हो किसी भी एलिमेंट के साथ सेट ए के। तो जैसे मान लीजिए वन रिलेटेड है ए से, एंड टू रिलेटेड है सी से, थ्री रिलेटेड है बी से। तो यहाँ पे ए का भी रिलेशन है, बी का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है, तीनों का रिलेशन है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो क्लियर है, वन वन फंक्शन मतलब कि अगर एक बार किसी का रिलेशन हो गया बी से, सेट ए के किसी एलिमेंट का सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो गया, तो ये जो सेट बी का रिलेशन हुआ है ये अब दूसरे किसी भी सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं कर सकता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सेट बी के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए। कोई भी ऐसा सेट बी में एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन ही ना हो। तो ये वन वन एंड ऑन टू है। तो अब हम चेक करते हैं कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन चेक करते हैं फंक्शन में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले वन वन कंडीशन को चेक करते हैं, ऑन टू कंडीशन को चेक करते हैं और फिर उसके बाद वन वन कंडीशन को चेक करते हैं। तो ऑन टू कंडीशन को चेक करने के लिए हम अगर देखें तो -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यूज जो हैं इनके लिए कोई ना कोई वैल्यू जो है एंगल में वो ज़रूर मिलेगी। ऐसा कोई भी इनमें से वैल्यू नहीं रह जाएगी जो खाली छूट जाए या फिर उसका रिलेशन ना हो एंगल्स के साथ। तो ऑन टू वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई कर रही कि ये सारी -1 से +1 के बीच इन्फानाइट वैल्यूज़ हैं। इन्फानाइट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे कोई ना कोई, हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एंगल ज़रूर, करस्पॉन्डिंग एंगल ज़रूर मिलेगा आपको। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। सेकंड कंडीशन वन वन वाली। तो वन वन मतलब कि अगर यहाँ सेट ए के किसी एलिमेंट का रिलेशन हो, रिलेटेड है वो किसी सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो फिर सेट बी का वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट ऑफ सेट ए से रिलेशन नहीं रख सकता। तो देखते हैं हम लोग कि जैसे आप वैल्यू चेक करिए पाई/6 की। तो पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2 होती है। पाई/6 मतलब 30, तो 30 कितनी होती है? 1/2 होती है।
एंड पाई बाय सिक्स की भी कितनी होती है, 1/2 होती है। पाई बाय सिक्स को अगर ब्रेक करेंगे तो ये भी हमारे पास पाई बाय सिक्स ही, सॉरी पाई 5 पाई बाय 6 को ब्रेक करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1/6 ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाय सिक्स का रिलेशन था 1/2 से। अब 1/2 को किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखना था, बट ये तो रिलेटेड है 5 पाई बाय 6 से। तो इसका मतलब इनटू वाली, सॉरी 1/1 वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ तो रहे हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज भी देख रहे हैं। तो ये कैसे, तो इसको देखते हैं। तो साइन फंक्शन के लिए अभी हमने चेक किया कि साइन फंक्शन ऑन टू फंक्शन तो था, बट वन वन फंक्शन नहीं हो रहा था। उसी को थोड़ा हम ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास एंगल्स शो कर रहा है एंड वाई एक्सिस उनकी वैल्यू शो कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच में हमारे पास 1/2 होगा। तो किस एंगल पर 1/2 होती है वैल्यू, 30 पर। तो ये यहाँ पे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को हम पाई बाय सिक्स लिखते हैं। तो पाई बाय सिक्स पे ये हमें 1/2 वैल्यू मिल रही होगी। बट इसको एक्सटेंड करें थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पर भी हमें 1/2 वैल्यू मिल रही होगी। ये कितने एंगल पे होगा, ये 5 पाई बाय 6 पे होगा। तो 150, 150 पर भी आपको हाफ मिल रहा है एंड पाई बाय सिक्स दैट इज 30 डिग्री पर भी आपको हाफ मिल रहा है। तो पाई बाय सिक्स पे आपको हाफ मिल रहा है एंड 5 पाई बाय 6 पे भी आपको हाफ मिल रहा है। तो अगर सेट ए के एक एलिमेंट से रिलेटेड है सेट बी का कोई एलिमेंट, तो उसको दूसरे किसी सेट ए के दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बट ये हो रहा है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि वन वन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से दिक्कत ये होती है कि अगर ये वन वन फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए कंडीशन यही है कि वो वन वन फंक्शन होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन तो है बट वन वन फंक्शन नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको लिमिटेड कर देते हैं। जैसे आप अगर वैल्यूज़ यहाँ से चेक करें, हम इसको, ये 0 था, इधर ये होगा -π/2 एंड ये होगा यहाँ पे π/2। तो π/2 से, ये π/2 से और -π/2 की वैल्यू ये वाली, अगर इस ग्राफ को इतना देखें हम, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। देखिए आप कहीं पर भी कोई भी वैल्यू चेक कर लीजिए, हाफ चेक कर लीजिए, तो सिर्फ हाफ यहीं पे है और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, माइनस हाफ अगर चेक करेंगे तो नीचे आ रहा होगा, कहीं पर भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप और कोई वैल्यू चेक करते हैं तो वो पर, यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू चेक करें तो ये इसके लिए भी कुछ अलग वैल्यू निकल रही होगी, इसके लिए भी कुछ अलग वैल्यू निकल रही होगी, इस वैल्यू के लिए कुछ अलग एंगल निकल रहा होगा, इस वैल्यू के लिए कुछ अलग एंगल निकल रहा होगा। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इतने फंक्शन के लिए ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। हर एक एंगल पे आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, हर एक एंगल पे आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, हर एक एंगल पे आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे ही आप, ऐसे बहुत सारे आप इंटरवल्स बना सकते हैं जहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रहेंगे। बट हम सिर्फ इस इंटरवल की बात करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल रेंज है, इसको हमने प्रिंसिपल रेंज नाम दिया है। इसी पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। तो आपने एक चीज़ देखा कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इसको माइनस माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तो ये जो फंक्शन है वन वन फंक्शन हो जाता है। हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं आपको, एक एंगल के लिए दो वैल्यूज़ नहीं मिल रही होती हैं जैसे यहाँ पे मिल रही थी पहले। तो अब ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया -π/2 टू π/2 तक। तो हमें क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब ये रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद
अब इसकी 1 1 फंक्शन भी हो गया, ऑन टू तो पहले से ही था, तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, तो अब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज आएगी तो वो क्या हो जाएगी? देखिए डोमेन तो हमारे पास वही रहेगी -1 एंड 1, -1 एंड 1 इसी के बीच की वैल्यूज रहेंगी। बट रेंज हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी, रेंज हमने -π/2 टू π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दी, -π/2 टू π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दी, यहाँ से यहाँ तक की ही रेंज है बस। इसी के बीच में जो है 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने इतनी रेंज रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो डोमेन हमारे पास ये होगी, रेंज हमारे पास ये हो गई। एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा की या साइन एक्स की जो डोमेन निकल रही थी, जो साइन फंक्शन की डोमेन निकल रही थी, इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। साइन फंक्शन की डोमेन क्या निकल रही थी आपके? रियल नंबर्स। एंड रेंज क्या निकल रही थी? -1 टू 1। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका इन्वर्स है, ठीक है ना। जो इसकी डोमेन थी वो रेंज होगी, बट कैसी रेंज? रिस्ट्रिक्टेड, -π/2 π/2, पूरे रियल नंबर्स नहीं, सिर्फ -π/2 टू π/2 तक ही हमें रेंज रखनी है, ताकि हम 1 1 फंक्शन उसको मेंटेन रख सकें। तो इस तरीके से आप दूसरे फंक्शंस के भी ग्राफ देख सकते हैं, उनको भी समझ सकते हैं। आपके सारे ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हैं, तो आप सारे ग्राफ देख सकते हैं और ये डोमेन एंड रेंज समझ सकते हैं कि डोमेन एंड रेंज आपकी कैसे आई, ये डोमेन कैसे आई एंड ये रेंज कैसे आई। तो साइन का हमने करके देखा, आप कॉस्ट, कॉसेक, सेक, टेन एंड कॉट का भी करके देख सकते हैं। सबके ग्राफ आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज टेबल पर बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, ये देख लेते हैं। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट उसकी जगह थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा जो एंगल है ये साइन की रेंज को बिलोंग करता है। साइन की रेंज हमारे पास कितनी होती है? -π/2 टू π/2। अब ब्रैकेट का आपको खासकर ध्यान रखना है, अगर ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है मतलब कि आपकी ये वैल्यूज़ भी इंक्लूड हैं जो लिखी हुई हैं, और इनके बीच की वैल्यूज़ भी इंक्लूड हैं। तो अगर थीटा ये वैल्यूज़ या इनके बीच की वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू है तो आप सीधा थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा बिलोंग करता है कॉस की रेंज को। टेन इनवर्स टेन थीटा की जगह आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा बिलोंग करता है टेन की रेंज को। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा की जगह आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा बिलोंग करता है कॉसेक की रेंज को। तो कॉसेक की रेंज कितनी है हमारे पास? -π/2 टू π/2, -0। मतलब कि क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है तो ये वैल्यूज़ तो इंक्लूड रहेंगी, इसके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड रहेंगी एक्सेप्ट जीरो। जीरो इंक्लूड नहीं रहेगा, तभी यहाँ पे माइनस किया गया है इसको। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा बिलोंग करता है सेक की रेंज को। तो सेक की रेंज कितनी है हमारी? सेक की रेंज होती है 0 टू पाई -π/2। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो जीरो भी इंक्लूड होगा, पाई भी इंक्लूड होगा, इनके बीच की वैल्यूज सारी इंक्लूड होंगी। सिर्फ इनके बीच में -π/2 मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री इनके बीच में जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर 90 डिग्री है तो आप ये नहीं लिख सकते हैं, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो तो आप सेक इनवर्स सेक थीटा की जगह थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉट के लिए है, अगर कॉट इनवर्स कॉट थीटा की जगह आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा बिलोंग करता है कॉट की रेंज को। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो और पाई इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड हैं। इसी तरह से हम ये यहाँ पे हम पॉजिटिव देख रहे थे, अब नेगेटिव देखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा था, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा है। तो माइनस साइन थीटा जब लगा होगा तो आप यहाँ पे थीटा लगा देंगे। इसी तरह से आप टेन में भी थीटा लगा देंगे, इसी तरह से आप कॉसेक में भी माइनस थीटा लगा देंगे, इसी तरह से आप बस आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक कॉस का ध्यान रखना है, एक आपको सेक का ध्यान रखना है, और कॉट का ध्यान रखना है। इन तीनों में आप माइनस थीटा डायरेक्ट नहीं रख सकते, आप पाई माइनस थीटा रखेंगे, इसमें भी आप पाई माइनस थीटा रखेंगे, एंड इसमें भी आप पाई माइनस थीटा रखेंगे। ये कब वैल्यूज रखनी है? जब थीटा बिलोंग करेगा कब? इनकी रेंज को, ठीक है। और ये पाई माइनस थीटा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आप कॉस को देखें, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस की रेंज कितनी होती है? 0 टू पाई होती है, ठीक है। इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, देखिए अब 0 से पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था
इसलिए हमने पाई माइनस थीटा कर लिया ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से सेक की बात करें तो सेक में भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो हम यहाँ पे भी पाई माइनस थीटा कर देते हैं ताकि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। इसके बाद कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा भी हमारे पास क्या है, कॉट थीटा में भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हम पाई माइनस थीटा कर लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और उससे पहले आप थोड़ा सा ये लर्न जरूर कर लीजिएगा और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, आपकी जो रेंज वैल्यू है उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है साइन इनवर्स -1/2। तो इसको आप ऐसे ही उतार लीजिए, साइन इनवर्स -1/2 की साइन पर कब वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2। तो थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिएगा, 0 डिग्री को हम 0 लिखते हैं, एंड 30 डिग्री को हम पाई/6 लिखते हैं, एंड 45 को हम पाई/4 लिखते हैं, एंड 60 को हम पाई/3 लिखते हैं, एंड 90 को हम लोग पाई/2 लिखते हैं। तो अब हाफ कब आता है, 1/2 कब आता है, साइन 30 पे। तो साइन 30 आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई/6। 30 नहीं लिखना आपको, पाई/6 लिखना है उसकी जगह। तो ये जो 1/2 की वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो साइन पाई/6। अब अगर हम ये फॉर्मूलाज देखें तो नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा की जगह हम माइनस थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है -पाई/2 टू पाई/2 तक। मतलब -90 से 90 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो हम लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट माइनस थीटा। तो पाई/6 जो है वो -पाई/2, वो -पाई/2 एंड पाई/2 के बीच में ही आता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -पाई/6। थीटा हमारे पास पाई/6 है तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे साइन के लिए है तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2। तो ये रीज़न, जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो रीज़न आपको ज़रूर देना है। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। तो ये तो अगर हम बात करें √3/2, तो कॉस की कब वैल्यू √3/2 होती है, कॉस पे आते हैं, कॉस की कब वैल्यू √3/2 होती है, 30 पर। मतलब पाई/6 पर जो वैल्यू होती है √3/2 हो जाती है। तो कॉस पाई/6 जो होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/6। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है अगर थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में। तो 0 से 180 के बीच में ही आता है हमारा 30। तो ये डायरेक्ट हम सीधा थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा थीटा हमारा पाई/6। तो बहुत सिंपल है ये, इनमें कुछ भी टफ नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक 2 कब होता है, अगर हम कॉसेक पे जाते हैं तो कॉसेक 2 कब होता है, पाई/6 पे ही होता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, कॉसेक पाई/6। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, थीटा हो सकता है कब, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, थीटा हो सकता है कब, जब थीटा बिलोंग करेगा -पाई/2 टू पाई/2। मतलब -90 से 90 के बीच में, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लेना है बस।
तो ये जो पाई बाय 6 है 30, वो इनके बीच में ही आ रहा है, तो हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है कॉसेक का, इधर आप ये ज़रूर शो करेंगे, सिंस लगाकर इनको आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें tan इनवर्स अंडर रूट माइनस तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है tan इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 3। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 कब होता है, कौन से एंगल पे अंडर रूट 3 आता है tan। तो tan की अगर बात करें तो tan जो है 60 पर, 60 मतलब पाई बाय 3 पर, तो पाई बाय 3 पर जो है tan जो है अंडर रूट 3 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan पाई बाय 3। तो tan इनवर्स माइनस tan थीटा को हम थीटा कब लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस tan थीटा को हम माइनस थीटा कब लिख सकते हैं, जब हमारा एंगल जो है थीटा जो है वो बिलोंग करे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला पूरा का पूरा यहाँ पे ज़रूर लिखना है, tan वाला। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, तो इसको पहले ऐसे ही उतार लीजिए एंड -1/2। तो 1/2 कॉस की कब वैल्यू होती है, अगर कॉस की वैल्यूज देखें हम 1/2 कब होती है, पाई बाय 6 में 60 डिग्री में, तो पाई बाय 3 में 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस पाई बाय 3। देन कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा आपका पाई बाय 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 ऊपर भी 3, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई अपॉन 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना, आप ये फॉर्मूला जो है कॉस का, इसको आपको यहाँ ज़रूर लिखना है, सिंस और ये फॉर्मूला लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स -1, तो इसको पहले आप ऐसे ही उतार लीजिए। अब 1 कब होता है tan में, तो tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो tan 45 को हम पाई बाय 4 लिखते हैं, तो tan 45 मतलब पाई बाय 4। तो tan इनवर्स माइनस tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स माइनस tan थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस थीटा, थीटा हमारा पाई बाय 4 है, लिख सकते हैं। बट उससे पहले आपको यहाँ पे रीज़न ज़रूर देना है, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, tan वाले को सिंस और ये फॉर्मूला लिख देना। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सेक इनवर्स 2/√3, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए सबसे पहले। एंड 2/√3 सेक की वैल्यू कब होती है, 2/√3 होती है पाई बाय 6 पे 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे आप सेक 30 डिग्री के लिए आप पाई बाय 6 लिख लेंगे। देन सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, तो थीटा हमारे पास पाई बाय 6 है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सिंस करके ये फॉर्मूला, अरे सिंस करके ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है सेक वाला। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ पे आप पहले इसको ऐसे ही लिख लीजिए कॉट इनवर्स, देन इसके बाद √3 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट पाई बाय 6। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, आप थीटा लिख सकते हैं कब, कॉट इनवर्स कॉट थीटा आप थीटा लिख सकते हैं कब, जब थीटा इस रेंज में हो और ये थीटा इसी रेंज में है। मैं सारे क्वेश्चन जितने कर रहा हूँ उनके थीटा
ज़रूर चेक कर रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर चेक करिएगा। मैं हर बार नहीं बता रहा हूँ आपको कि थीटा यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो थीटा जब ये इस रेंज में होगा तभी आप यहाँ पे डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पाई/6 जो है 30 डिग्री, वो इस रेंज में ही आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट थीटा लिखे दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको वही सिंस और फॉर्मूला लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2। तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार लेना है। एंड 1/√2 कॉस की कब वैल्यू होती है? कॉस की वैल्यू 1/√, कब होती है? 45 पर। तो 45 को हम क्या लिखते हैं? पाई/4। तो इसके बाद कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है? कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा को पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। बट याद रखिएगा आप यहाँ पे एंगल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो एंगल जो है ये 0 to पाई के बीच में ही आ रहा है। देन आप लिख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस पाई/4। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 4 पाई माइनस 1 पाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2। तो आप इसको पहले ऐसे ही लिख लीजिए। एंड √2 कब होता है? कॉसेक की बात करें तो 45 पर होता है। तो कॉसेक 45 मतलब पाई/4। देन आप कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं अगर इस रेंज में थीटा बिलोंग करता है। और थीटा पाई/4 है जो इसी रेंज में बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस थीटा। तो माइनस पाई/4 इसका आंसर आ जाएगा। बट वो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे सिंस करके आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, ये वाला कॉसेक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसको भी सेम वैसे ही करना जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस करते आए हैं। तो tan इनवर्स 1 कब होता है? tan 45 पे। तो tan जो होता है 45 पे 1 होता है, तो पाई/4 लिख लेंगे यहाँ पे। तो tan पाई/4 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। फिर हम लिखते हैं कॉस इनवर्स -1/2 कब होता है? कॉस कब होता है 1/2? 60 पे, पाई/3 पे। तो कॉस पाई/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन हाफ कब होता है? 1/2 कब होता है? पाई/6 पे। तो साइन पाई/6। तो tan इनवर्स tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? tan इनवर्स tan थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं अगर इस रेंज में आता है तो। और पाई/4 इसी रेंज पे आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं पाई/4। प्लस कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा इस रेंज में आता हो। पाई/3 इसी रेंज में आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर प्लस साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा माइनस थीटा होता है अगर थीटा इस रेंज में आ रहा है, -पाई/2 टू पाई/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई/6 जो है वो 30 है और 30 इसी रेंज में आता है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा -पाई/6। देन इसको सॉल्व करते हैं हम। तो थीटा ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, थीटा नहीं यहाँ पे कितना है हमारा? पाई/3। तो पाई/4 प्लस पाई ये यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 पाई माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 पाई माइनस 1 2 पाई अपॉन 3, और ये -पाई/6 हो जाएगा। अब 6 4 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24। तो 24 नीचे ले लेते हैं, एंड ऊपर कितना हो जाएगा? यहाँ 24 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई। प्लस इसको हमें 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 जो 24, तो ऊपर भी 8, तो ये 16 पाई। माइनस
अगर हम इसको 24 बनाना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 6 हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 22 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 24। तो 24 में से 4 22 में से 4 गया तो हमारे पास 18 बचे, 18 पाई अपॉन 24। इसको आप कट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। आप या तो 6 के टेबल से काट दीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये 3/4 पाई आ जाएगा आंसर आपका। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। एंड 1/2 की जगह cos 1/2 कब होता है हमारे पास, π/3 पर। तो cos π/3 एंड प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन कब होता है, π/6 पर। तो साइन π/6 पर। अब cos इनवर्स cos थीटा, थीटा कब होता है, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा कब होता है, जब 0 से पाई के बीच में हो, और ये जो एंगल है π/3 वो 0 से पाई के बीच में ही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3 प्लस 2। और साइन इनवर्स साइन थीटा कब होता है, जब साइन इनवर्स साइन थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग करता है -π/2 टू π/2 के बीच में। तो ये जो पाई, ये 30 डिग्री है, इसी के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/6। ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3, तो एलसीएम 3 आ गया, तो ये ऊपर पाई प्लस पाई 2π/3, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2π/3। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, देन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से कौन सी y की वैल्यू सही है, ये आपको चूज़ करना है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, तो x की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डोमेन होती हैं, एंड y की वैल्यूज़ क्या होती हैं, रेंज होती हैं। तो आपको y की वैल्यू पता किया, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स फंक्शन का जो साइन इनवर्स थीटा होता है उसके लिए रेंज क्या होती है। अगर हम साइन इनवर्स के लिए डोमेन देखें तो हमारे -1 1 है, तो x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 तक हो सकती है, एंड रेंज y की वैल्यू जो होगी वो -π/2 टू π/2 होगी। तो इनमें से रेंज हमें पता करना था, तो ये रेंज अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये -π/2 टू π/2 है। ऑप्शन डी भी -π/2 टू π/2 है, बट यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में है, जो हमें नहीं चूज़ करना है क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल में है। तो क्लोज्ड इंटरवल वाला चूज़ करना है, मतलब ये वैल्यूज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा है। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ बतानी है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें tan इनवर्स √3 कब होता है tan, तो tan √3 कब होता है 60 पे। तो यहाँ पे हम √3 की जगह लिख सकते हैं tan π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 कब होता है सेक, सेक की वैल्यू 2 कब आती है 60 पे, मतलब सेक π/3। अब tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा कब, जब -π/2 π/2 के बीच में हो, तो π/3 जो होती है इसी रेंज के बीच में है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा, सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कब लिख सकते हैं, अगर थीटा 0 से पाई के बीच में है, तो π/3 0 से पाई के बीच में ही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है π/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3π - 1 तो 2π, तो π/3, और ये कितना आया था हमारा सॉल्व करने पे, 3π में से 1, तो 2π/3, तो ये आ गया आपका
अब पाई में से 2 पाई गया तो माइनस का पाई/3, तो आंसर आया हमारा माइनस का पाई/3। और ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। सो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।